भारतीय इतिहास में पानीपत का तीसरा युद्ध, जो कि 14 जनवरी सन 1761 को हुआ था, राजनीतिक दृष्टिकोण से यह एक बेहद महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। इस युद्ध की पृष्ठभूमि की जब हम बात करते हैं तो पाते हैं कि 1752 में पेशवा बालाजी बाजीराव और मुगलों के बीच एक अलायंस हुआ था, जिसके तहत मराठों को संपूर्ण भारत से चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दिया गया था। इसके एवज में मराठों से यह वचन लिया गया था कि वे समय पड़ने पर मुगलों की सैनिक की सहायता करेंगे। इस समय मुगल दरबार षड्यंत्र का केंद्र बना हुआ था, जिसमें दो गुट प्रभावशील था। एक गुट भारतीय मुसलमानों का था तो दूसरा गुट तुरानी मुसलमानों का था। इनका पारस्परिक विरोध था और इस विरोध में जब एक तीसरा पक्ष मराठों का आया तो उस पक्ष ने यानी मराठों ने भारतीय मुसलमानों का साथ दिया। निश्चित ही इससे तुरानी मुसलमान नाराज हुए और वे लोग विदेशों से मदद मांगने के लिए उद्यत हुए। इस समय अफगानिस्तान के शासक थे अहमद शाह अब्दाली, जो कि नादिर शाह के वंशज थे और कई अवसरों पर इन्होंने तत्कालीन समय में आक्रमण किए थे। अहमद शाह अब्दाली जो सीमावर्ती क्षेत्र था, पंजाब, मुल्तान, कश्मीर, यहाँ के क्षेत्र पर अपना प्रभाव मानता था और इसी उद्देश्य से वह बार बार आक्रमण की योजना इस क्षेत्र में बनाता रहा था। दिल्ली की राजनीति की जहां तक बात है, 1752 में जो अब्दाली है, अहमद शाह अब्दाली था, उसको मुगल शासक ने पंजाब और मुल्तान का क्षेत्र सौंप दिया था और इस क्षेत्र में मुइन उल मुल्क को अहमद शाह अब्दाली ने यह क्षेत्र सौंपा था और खुद वापस सन 1753 में पंजाब और मुल्तान के शासक, जिसे अहमद शाह अब्दाली ने अपॉइंट किया था, मुइन उल मुल्क, उसका देहांत हो गया और उसके स्थान पर मुगलानी बेगम को पंजाब और मुल्तान की बागडोर संभालने का मौका मिला। लेकिन मुगलानी बेगम उस समय यहाँ के शासन पर नियंत्रण रखने में सफल नहीं हुई। इसलिए दिल्ली की राजनीति में हस्तक्षेप करने के लिए पेशवा बालाजी बाजीराव ने रघुनाथ राव को भेजा। रघुनाथ राव उत्तर की ओर आए, उन्होंने आक्रमण किया और उस समय मुगल दरबार में उसने वजीर गाजी उद्दीन को बादशाह अहमद शाह को सिंहासन से उतारने में मदद की और उसके स्थान पर एक नया मुगल बादशाह नियुक्त हुआ, जिसका नाम था आलमगीर द्वितीय। इस घटना से जो विदेशी मुसलमान थे, तुरानी मुसलमान थे, वे असंतुष्ट हो गए और ये असंतुष्ट वर्ग का नेतृत्व एक रूहेला सरदार नजीबुद्दौला कर रहा था। 1756 में वजीर गाजी उद्दीन ने मुगलानी बेगम से उसका राज्य छीन लिया और अदीना को अपने सूबेदार के रूप में उसने पंजाब और मुल्तान के क्षेत्र में नियुक्त किया। दूसरी ओर जो असंतुष्टों का वर्ग था, उसमें नजीबुद्दौला प्लस मुगलानी बेगम ने मिलकर अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली से मदद मांगी। अहमद शाह अब्दाली किसी भी स्थिति में पंजाब को खोना नहीं चाहता था, क्योंकि इस क्षेत्र से फर्टाइल एरिया होने के कारण एक अच्छी आय अहमद शाह अब्दाली को प्राप्त होती थी।
इसलिए पंजाब के मामले में विशेष रुचि लेते हुए उसने आक्रमण किया। पंजाब को विजित करते हुए वह दिल्ली पहुंचा और दिल्ली में उसने नजीबुद्दौला को, जो कि रोहेला सरदार था, उसे मीर बख्शी के पद पर नियुक्त कर दिया और खुद वह काबुल लौट गया। लौटते वक्त पंजाब की बागडोर उसने अपने पुत्र राजकुमार तैमूर खां को सौंप दिया। जब अब्दाली के आक्रमण की खबर मराठों तक पहुंची तब उसका मुकाबला करने के लिए रघुनाथ राव को भेजा गया, लेकिन तब तक अहमद शाह अब्दाली वापस काबुल लौट गया था। रघुनाथ राव ने नजीबुद्दौला के स्थान पर अहमद शाह बंगस को मीर बख्शी बनाया और इस समय नजीबुद्दौला को मृत्युदंड वह न दे सका, क्योंकि उसे बचाने में एक अन्य मराठा सरदार, जिसका नाम अभी सामने आएगा, उसने मदद की थी। इस वजह से उसकी जान को बख्श दिया गया और रघुनाथ राव ने आगे बढ़कर तैमूर खां को भी परास्त किया और पंजाब में पुनः अदीना बेग को उसने शासक नियुक्त कर दिया। साथ ही साथ तुकोजी होलकर और साबाजी सिंधिया को छोड़कर 1758 में रघुनाथ राव वापस पुणे चला गया। पेशवा बालाजी बाजीराव ने रघुनाथ राव को पुणे बुलाकर दत्ताजी सिंधिया को उत्तर भारत की ओर भेजा। दत्ताजी सिंधिया ने साबाजी सिंधिया को पंजाब का सूबेदार अपॉइंट किया और दत्ताजी नजीबुद्दौला के प्रति शंका रखते थे, इसलिए दोनों के बीच टकराव अवश्यंभावी हो गया था और सकरताल के एरिया में दोनों कहीं न कहीं संघर्षरत थे। इसी समय अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ और वहां से जब हमला हुआ तब पंजाब से साबाजी सिंधिया को भागना पड़ गया। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से भयभीत होकर मुगल वजीर ने तत्कालीन समय के मुगल बादशाह आलमगीर को मार डाला और वह खुद भरतपुर के जाट सूरजमल के शरण में चला गया। अहमद शाह अब्दाली दिल्ली की ओर आया और दिल्ली के रक्षार्थ इस समय दत्ताजी सिंधिया ने सकरताल का घेरा उठाया, जहां पर उसने नजीबुद्दौला को घेरा हुआ था और 1759 में वह दिल्ली की ओर पहुंचा। जनवरी सन 1760 में दत्ताजी सिंधिया और अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध हुआ, जिसमें दत्ताजी सिंधिया मारे गए। अहमद शाह अब्दाली का दिल्ली पर अधिकार हो गया। इसमें उसका साथ नजीबुद्दौला ने दिया, जो कि एक रोहेला सरदार था, और उसने अहमद शाह अब्दाली से यह प्रार्थना की कि आप दिल्ली में डटे रहें और मराठा शक्ति का मुकाबला करते हुए उसे आप पूरी तरह से धराशायी करें या पूरी तरह से समाप्त करें। दूसरी ओर जब ये सूचना पुणे पहुंची तब पेशवा बालाजी बाजीराव ने अपने चचेरे भाई सदाशिव राव भाऊ को यह जिम्मेदारी सौंपी कि वह एक बड़ी सेना लेकर दिल्ली की ओर कूच करे और दिल्ली में जो बाहरी आक्रमण हुआ है उससे मुक्त करने का कार्य करे। अगस्त सन 1760 में सदाशिवराव भाऊ एक बड़ी सेना के साथ दिल्ली पहुंचे। इस समय दिल्ली में दो प्रकार की बातें हो रही थीं। एक बात तो यह थी कि जो मुस्लिम लोग थे, अहमद शाह अब्दाली या उसके समर्थक लोग थे, वे एक कैंपेन चला रहे थे और यह कह रहे थे कि इस्लाम खतरे में है। इससे जो भारत में भी मुस्लिम शासक थे, जैसे अवध का नवाब सुजाउद्दौला था
या अन्य भारतीय मुसलमान थे उसे वह अपने पक्ष में कर सका। जबकि इस समय कूटनीतिक तौर पर सदाशिवराव भाऊ, अहमद शाह अब्दाली या नजीबुद्दौला के विपरीत इस कूटनीति में वे पिछड़ गए, क्योंकि हम मराठों के बारे में जानते हैं कि जाटों से इनके रिलेशन बिगड़ चुके थे, राजपूतों से इनके रिलेशन अच्छे नहीं थे, क्योंकि इनकी जो लूट मार की नीति थी उससे भारत के हिंदू शासक भी कहीं न कहीं से त्रस्त थे। इसलिए उन्होंने इस समय सदाशिवराव के पक्ष में खड़े होने से परहेज रखा, जबकि मुसलमान इस्लाम खतरे में है के बैनर तले सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। और जो नजीबुद्दौला था उसने मराठा सरदार मल्हार राव होलकर से भी साठगांठ कर लिया था। ये मल्हार राव होलकर वही व्यक्ति था जब रघुनाथ राव से उसने नजीबुद्दौला को न मारने की माफी दिलवाई थी। और यही नजीबुद्दौला बाद में इतना घातक हुआ कि अहमद शाह अब्दाली को बुलाने में या मुसलमानों को यहाँ पर लाम बंद करने का उसने महत्वपूर्ण कार्य किया। और यह होलकर के भूल के कारण भारत के दृष्टिकोण से या मराठों के दृष्टिकोण से घातक सिद्ध हुआ था। कहा जाता है कि जब सदाशिवराव भाऊ की सेना और अहमद शाह अब्दाली की सेना आमने सामने थी और दोनों के पास रसद की कमी थी, ऐसे समय में संधि की भी बात होने लगी थी, लेकिन नजीबुद्दौला के हस्तक्षेप के कारण संधि की वार्ता सफल नहीं हो पाई थी। और इस समय पानीपत के मैदान में नवंबर 1760 में दोनों सेनाएं आमने सामने पहुंच चुकी थी, लेकिन युद्ध लगभग 3 माह बाद 14 जनवरी 1761 की प्रातः 9 बजे से शुरू हुआ था और युद्ध को शुरू मराठों के द्वारा ही किया गया था। जब युद्ध शुरू हुआ तब मराठे अपनी जो पुरानी पद्धति लड़ाई की थी, गुरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध, इससे विपरीत इब्राहिम गारदी के तोप खाने पे अधिक विश्वास कर बैठे। जबकि दूसरी ओर अहमद शाह अब्दाली युद्ध में मराठों की तुलना में या सदाशिवराव भाऊ की तुलना में अधिक परिपक्व था। उसके पास अच्छे घुड़सवार थे, उसके पास ऊंट के ऊपर से वार करने वाले तोप थे, बंदूकें थीं, जबकि मराठा सैनिकों के पास अभी भी भाला और तलवार था। यह मुख्य अंतर हम दोनों सेनाओं के बीच देखते हैं। युद्ध हुआ शुरू तो जैसा कि हम सब जानते हैं नजीबुद्दौला और मल्हार राव होलकर में साठगांठ हो चुका था, इसलिए युद्ध के आरंभ होने के बाद मल्हार राव होलकर मैदान छोड़कर भाग गए। पेशवा के पुत्र विश्वासराव, सदाशिवराव, जसवंतराव पवार, तुकोजी युद्ध करते हुए मारे गए। महादजी सिंधिया घायल हुए और दूसरे दिन अनेक मराठा सैनिक मारे गए। यहाँ पर हमें एक अन्य तथ्य भी प्राप्त होता है कि रसद की इतनी कमी मराठा सैनिकों के पास थी, बहुत कमी थी, जिसके कारण भूख से व्याकुल होकर मराठों को अंततः जनवरी 1761 में युद्ध छेड़ना पड़ा। वे कई दिन से भोजन नहीं कर पाए थे और सदाशिवराव भाऊ रसद की व्यवस्था करने में सफल नहीं रहे थे। यह युद्ध के शुरू होने का एक प्रमुख कारण माना जाता है। नहीं तो यह कहा जाता है कि बारिश के मौसम तक युद्ध को टाला जा सकता था अगर रसद मराठा सेना के पास होती तो इस तरह इस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि मराठों की पराजय इस कदर हुई कि अधिकाधिक मराठे इस युद्ध में बड़ी संख्या में मारे गए। जनहानि बहुत बड़ी हुई, लेकिन जब हम इसके परिणाम की बात करते हैं
तो पाते हैं कि मराठा शक्ति का विनाश नहीं हुआ था, लेकिन उसने अपने बहुत सारे बहादुर सेनापति खो दिए थे और रघुनाथ राव जैसे सरदार को मराठा राजनीति में सक्रिय होने का इससे मौका मिला था। मराठा संघ जहां एक ओर छिन्न भिन्न हो गया था और वहीं दूसरी ओर इस पराजय से मराठों का सम्मान पूरे देश में कम हो गया था। मराठे इस युद्ध में पराजित क्यों हुए, इसके कारणों की जब हम बात करते हैं तो हम पाते हैं कि जिस तरह से उन्होंने इसके पहले लूट मार मचाई थी, उससे देश में एक वर्ग में नाराजगी थी और जिस तरह उन्होंने मुगल दरबार में हस्तक्षेप किया और इसमें भारतीय मुसलमानों का पक्ष लिया तो विदेशी मुसलमान उनसे नाराज हो गए। और अब पहले की तुलना में हम देखते हैं कि मराठा सेना में जिस तरह का डिसिप्लिन पहले था, त्याग बलिदान की भावना पहले थी, वैसे अब नहीं रही थी और इनकी सेना में स्त्रियां भी अब जाने लगी थीं। कहा जाता है कि मराठा सरदार पारस्परिक रूप से ईर्ष्या रखने लगे थे और कूटनीति के मामले में सदाशिवराव भाऊ असफल रहे थे। स्त्रियां और नौकर इतनी बड़ी संख्या में थी कि उनकी रक्षा करने के साथ साथ उनके लिए रसद की भी व्यवस्था करना एक बड़ी चुनौती उस समय के सेना में थी। संख्या के दृष्टिकोण से अगर हम सर जैन सरकार को माने तो हम पाते हैं कि मराठा सैनिकों की संख्या जहां 45,000 थी, वहीं अहमद शाह अब्दाली के सैनिकों की संख्या 60,000 थी और उनके पास साजो सामान मराठों की तुलना में बेहद अच्छे थे। सदाशिवराव भाऊ रसद की व्यवस्था नहीं कर पाया था और 3 महीने तक युद्ध के मैदान में वो लोग अलग थलग पड़े रहे। अगर सक्रिय रहते तो शायद पानीपत का युद्ध जो जनवरी में हुआ था वह उससे बहुत पहले हो जाता। तो ये उनकी एक बड़ी कमी थी और ऐसे समय में युद्ध छेड़ा गया जब भोजन की कमी मराठा कैंप में हो गई थी। कहा जाता है कि जब युद्ध हुआ था उसके 2 दिन पहले तक सैनिक कुछ खाए पिए नहीं थे, यानी भूख से एक व्याकुलता थी और ऐसे में उन्होंने युद्ध किया था। और उनकी जो पुरानी पद्धति थी गोरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध, इसको न करके उन्होंने इब्राहिम गारदी के तोप पर अधिक भरोसा किया। दूसरी ओर जाट, राजपूत, इन लोगों ने भी मराठों का साथ नहीं दिया और इन सारी परिस्थितियों को जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि युद्ध में मराठों की पराजय होनी निश्चित थी, जबकि दुश्मन की सेना में रसद की कोई कमी नहीं थी और हर दृष्टि पर वह सेना मराठों की सेना पर भारी पड़ रही थी। इसलिए हम इसको युद्ध तो कहते हैं, लेकिन हम इसके बारे में यह भी कह सकते हैं कि युद्ध न होकर यह एक हत्याकांड था। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध था यह इतना अधिक निर्णायक माना जाता है कि भारत में जो मराठा शक्ति उभर कर सामने आ रही थी, इस युद्ध ने इस पर विराम लगा दिया और भारत में एक तीसरा पक्ष यानी अंग्रेजों का जो पक्ष था उसको राज्य करने का इसने मौका दे दिया। थैंक यू।